नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर साल्ट क्वेश्चन पेपर के तहत मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक कुल 100 प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब 100 से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी जर्मनी, सी स्पेन और डी फ्रांस। तो गदर पार्टी की स्थापना से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो गदर पार्टी की स्थापना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1913 में हुई थी सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अब आइए गदर पार्टी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि गदर पार्टी से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर देखने को हमें मिलते हैं। तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जिसे गदर पार्टी कहा गया, इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई 1913 में। संस्थापक अध्यक्ष इसके थे सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल को इसके मनीषी पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है, गार्जियन के रूप में इनको माना जाता है। देखिए, गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की और एक गदर नामक साप्ताहिक, जो बाद में मासिक हो गया, उसका भी इन्होंने संचालन किया और इसी समाचार पत्र की वजह से ही इसका नाम गदर पड़ गया और बहुत ही जबरदस्त लेख इसमें लिखे जाते थे, उत्तेजक लेख। ठीक है, तो ये समाचार पत्र हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू और गुजराती भाषा में निकाला जाता था। ठीक है, तो ये गदर पार्टी से जुड़े हुए अन्य डिटेल है। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय क्या था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास, कलकत्ता। तो निश्चित रूप से सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का मुख्यालय है। तो 102 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न आ गया। ये एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 का प्रश्न है। तो आप देखेंगे 2021 में जो पेपर हुआ था या जो री एग्जाम हुआ था 2016 में आरओ एआरओ का, 2016 का री एग्जाम, उसमें काफी कठिन प्रश्न पूछे गए। अब इसमें आप देखिए, एक जो है 2 संस्थाओं की बात है, उसके बाद एक जो है समाचार पत्र की बात है, एक जो है संस्था की बात है। तो काफी अलग अलग चीजों को मिला करके प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर हिक्की का बंगाल गजट आपको याद हो और आपको ये एक आइडिया है कि सबसे पहले ये होना चाहिए, तो 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, 3 मतलब सबसे पहले होना चाहिए, सॉरी। तो 3 सबसे पहले हमें कहां कहां दिख रहा है? तो बी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब सी उत्तर नहीं होगा और ए नहीं उत्तर होगा। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि ये इस तरह का प्रश्न नहीं है कि जिसमें दिमाग लगाया जा सकता है। हालांकि अगर आपका दिमाग इतना चल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें दिमाग लगाने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, तो बी और डी में से ही हमारा उत्तर होगा। आइए देखें, तो हिक्की के बंगाल गजट का, ठीक है, 1781 में प्रारंभ हुआ बंगाल गजट, सॉरी 1780 में बंगाल गजट। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले तो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो 3 सबसे पहले होना चाहिए, तो 3 सबसे पहले बी में भी है और डी में भी है। 3 के बाद क्या होना चाहिए? सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो 4 होना चाहिए, तो 4 कहां दिख रहा है? डी में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है। अब देखिए कितना मुश्किल प्रश्न बना दिया गया है, निश्चित रूप से इसमें दिमाग लग ही नहीं सकता।
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो 3 4 के बाद 2 होगा और उसके बाद 1 होगा। ठीक है, इसमें क्या है, 1 पहले है, तो ये बी हमारा उत्तर है। तो 103 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, काफी कठिन प्रश्न है निश्चित रूप से, अब इतना याद नहीं रह पाता अमूमन। ठीक है, चलिए बी उत्तर है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ए अफगानिस्तान में, बी जर्मनी में, सी सिंगापुर में, डी तुर्की में। निश्चित रूप से प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा 1915 में एक सरकार स्थापित की गई थी जिसे जर्मनी ने अपनी मान्यता प्रदान की थी, और इस सरकार के राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और बरकतुल्ला को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। आइए एक बार देख लें। तो राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना अफगानिस्तान के काबुल में की। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं इस सरकार के राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी तथा रूस ने अपनी मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो कौन भारतीय क्रांति की जननी या मां कहलाती है? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी रमाबाई, डी भीखाजी रुस्तम कामा। तो बहुत रिपीटेड प्रश्न है ये, और इतना ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कि लगभग सबको याद हो गया है कि भीखाजी रुस्तम कामा हमारा उत्तर है 105 का। आइए थोड़ा व्याख्या भी देख लें। तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां या जननी कहा जाता है। ये एक पारसी महिला थी जिन्होंने वर्ष 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में प्रथम तिरंगा ध्वज को फहराया था। इसके अलावा मैडम कामा कुछ समय तक दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा की, और 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। तो भारत के बाहर रह करके भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले लोगों में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो हमारा उत्तर है रास बिहारी बोस। 106 का हमारा उत्तर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जीवन बहुत ही अलग प्रकार से है और बहुत अलग तरीके से रचनात्मक रूप से इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम मारा गया जिसमें वो बच गया, उसमें मुख्य अभियुक्त में रास बिहारी बोस का नाम था, और ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रास बिहारी बोस जापान चले गए, और जापान में ही इन्होंने विवाह कर लिया और जापान में ये रहने लगे। और जापान में ही 1942 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, और फिर जो आजाद हिंद फौज बनी और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजा गया जर्मनी में कि आप जर्मनी से जापान आ जाइए और यहां आजाद हिंद फौज का और इंडिपेंडेंस लीग, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी है, इसकी कमान संभाली। ये सारा काम जो है रास बिहारी बोस ने किया। तो जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने से पहले जो पूरा आधार बनाने का काम किया वो इन्होंने ही किया। अब सोचिए 1912 और कहां 1942 की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का नाम बहुत प्रसिद्ध, जो भारत में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग गाड़ी पर बम मारने के केस में मुख्य अभियुक्त थे। ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए जापान चले गए, वहीं अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा आजाद हिंद फौज के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और 28 मार्च 1942 को आयोजित हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के टोक्यो सम्मेलन के पश्चात 14 जून से 23 जून 1942 के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की, और इसी सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले बहुत सारे लोग शामिल हुए, और इस सम्मेलन में नेताजी बोस को दक्षिण पूर्व एशिया आने के लिए निमंत्रण भेजा गया। ठीक है, बड़ी रोचक कहानी है इनकी। अगला,
इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई 1900, 1901, 1902, 1905। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की, जो कि बहुत प्रसिद्ध है इंडिया हाउस के लिए। तो लंदन में एक इंडिया हाउस था और इंडिया हाउस ने ही इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ठीक है, बहुत सारे क्रांतिकारी इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, जिसमें बीडी सावरकर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, और कार्जन वाइली की हत्या करने वाले मदन लाल धिंगरा भी इंडिया हाउस से ही जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड मिंटो ने? तो निश्चित रूप से लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन संभवतः भारत के सबसे अधिक घृणा किए जाने वाले गवर्नर जनरल और वायसराय की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। इसी ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन तो यह कह करके अंग्रेजों के द्वारा किया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा भूभाग है। तो उस समय के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार और आज का उड़ीसा शामिल था। तो यह कहा गया कि बंगाल काफी बड़ा है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा है, और ऐसे में जो पूर्वी बंगाल है जहां की मुस्लिम अधिक संख्या में है, उन जिलों की अनदेखी हो रही है। ऐसे में ठीक से प्रशासन चलाने के लिए हमें बंगाल का विभाजन करना चाहिए। लेकिन बंगाल के राष्ट्रवादियों ने लॉर्ड कर्जन के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए न करके बल्कि बंगाल में उठ रही राष्ट्रवादी स्वरों को दबाने के लिए किया गया है, और यह बंगाल का क्षेत्रीय विभाजन और बंगाल का भाषाई विभाजन, बंगाल का धार्मिक विभाजन किया गया है। ठीक है, आइए पूरी तरीके से समझते हैं। बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर ने 1903 में रखा, और ये विलियम बर्ड के दिमाग की उपज थी। तो सबसे पहले विलियम बर्ड ने ही इस तरह का कार्य किया जाए इसके बारे में सोचा था। ठीक है, तो प्रशासनिक असुविधा को बताया कि प्रशासनिक असुविधा होती है, इसलिए हम बंगाल का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, जैसा कि हमने बताया लॉर्ड कर्जन ने कहा। और किस तरीके से यह विभाजन हुआ उसको समझ लीजिए। तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र को मिलाकर पश्चिम बंगाल, तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र को मिलाकर पश्चिम बंगाल, एवं उत्तरी और पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका तथा चटगांव डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 15 जिलों को असम में मिलाकर पूर्वी बंगाल तथा असम नाम से एक नया प्रांत बनाया गया। तो दो प्रांत हो गए। एक प्रांत में क्या क्या है, तो बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और दूसरा प्रांत में क्या है, तो पूर्वी पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी और पूर्वी बंगाल के राजशाही ढाका तथा चटगांव डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 15 जिले असम में मिलाकर पूर्वी बंगाल और असम बना दिया गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाली राष्ट्रवादियों ने यह क्या कहा कि यह धार्मिक विभाजन है, यह भाषाई विभाजन है और क्षेत्रीय विभाजन के रूप में इसको देखा, जिसका उद्देश्य है बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना। और यह पता हमको कैसे चलता है, तो हार्बर्ट होप रिसले ने कहा, यह कोटेशन कई बार प्रश्न में पूछा गया है, कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन किस प्रकार से किया गया यह पूरा मैंने क्लास में बड़े डिटेल में समझाया है। यह भी समझाया है कि कैसे हम कहते हैं कि बंगाल का धार्मिक विभाजन हुआ था। यह भी समझाया था कि बंगाल का हम किस प्रकार से कहते हैं कि बंगाल का भाषाई विभाजन हुआ था। ठीक है, तो बहुत जल्दी में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो संयुक्त बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ। बाद में बंगाल का द्वितीय विभाजन भी हुआ। हम जानते हैं कब हुआ, 1947 में, जब पूर्वी पाकिस्तान बना, और उसके बाद फिर वो आज के डेट में बांग्लादेश है। ठीक है, तो हम 1905 की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहां पर, तो पश्चिम बंगाल जो बना वो किससे मिलके बना, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इससे मिलके बना। राजधानी कहां इसकी थी, कलकत्ता थी। दूसरा जो बना राज्य वो था पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र थे, इसकी राजधानी ढाका थी। ठीक है, जनसंख्या
पश्चिम बंगाल के कितने थे? 5 करोड़ 40 लाख। हिंदू कितने थे? 4 करोड़ 20 लाख। मुसलमान कितने थे? 90 लाख। बंगाली कितने थे? मतलब बंगाली आइडेंटिटी की बात हो रही है। अब धार्मिक आइडेंटिटी हो गई, अब क्षेत्रीय आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। पहले धार्मिक में क्या हमने देखा? 4 करोड़ 20 लाख हैं हिंदू, और मुसलमान कितने हैं? तो 90 लाख हैं। बंगाली कितने हैं? तो 1 करोड़ 80 लाख, और हिंदी और उड़िया बोलने वाले कितने हैं? 3 करोड़ 60 लाख। तो ये तो हुआ भाषाई विभाजन। मतलब बंगाल में ही बंगाली को क्या बना दिया गया? अल्पसंख्यक। बंगाल प्रांत में जिसको कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता है, वहां पर हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या कितनी है? 3 करोड़ 60 लाख। और बंगाली बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1 करोड़ 80 लाख। अब इधर आइए, जनसंख्या कितनी है पूर्वी बंगाल और असम की? 3 करोड़ 10 लाख। मुसलमान कितने हैं? 1 करोड़ 80 लाख। हिंदू कितने हैं? 1 करोड़ 20 लाख। यानी मुसलमान क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गए। अगर इस संख्या को जोड़ दीजिए, ये संयुक्त कर दीजिए, 5 करोड़ 40 लाख और 3 करोड़ 10 लाख, तो 8.5 करोड़। और उसमें से अगर 90 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 80 लाख इधर से जोड़ दीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो संयुक्त बंगाल था, दोनों को मिलाकर उसमें मुसलमान बहुत अल्पसंख्यक थे, लेकिन पूर्वी बंगाल में उनका बहुमत हो गया। ये फूट डालो राज करो की नीति के तहत आया था। और इसीलिए जो बंगाल के विरोध में आंदोलन चलाया गया, कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ करके मुसलमान इस आंदोलन से पूरी तरीके से खुद को उन्होंने दूर कर लिया, और उन्होंने बंगाल के विभाजन की मौन स्वीकृति अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल में जाकर के हमने पढ़ा है। जल्दी में जो समझा पाया आपको समझा पाया। अगला, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1899 में, 1901, 1903, 1905। तो ब्रिटिश वस्तुओं को राष्ट्रीय बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में एक बहुत सशक्त स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी का अर्थ था अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग, और बहिष्कार का अर्थ था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये पूरा घटनाक्रम है। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया, बता दिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। तो 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई कि हम इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? तो विभाजन प्रभावी हो गया। पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जनता ने उपवास रखा, हड़तालें की, गंगा स्नान किया, और टैगोर का लिखा अमार सोनार बांग्ला गाया। बताइए, अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगान है? ठीक है, इस दिन को जनता ने राखी दिवस के रूप में मनाया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, राखी दिवस के रूप में मनाया, यानी एक दूसरे को राखी बांध करके अपनी एकता का उन्होंने परिचय दिया। कहा कि भले ही अंग्रेजों ने हमारे प्रांत को विभाजित कर दिया, लेकिन हम सब क्या है? एक हैं। तो राखी दिवस के रूप में मनाया। अगले दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। हम जानते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, ए, बी लाला लाजपत राय ने, सी एस.सी. बोस ने, डी महात्मा गांधी ने। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किया था दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के। तो उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का और स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि ये ऑप्शन में उनका नाम तो है ही नहीं, तो निश्चित रूप से बाल गंगाधर तिलक 1916 के लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत ही दहाड़ते हुए इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक। अगला, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी, सर सैयद अहमद खान। तो भारत में ग्रेट ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी को। तो 111 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.बी. घोष। तो निश्चित रूप से ए बी सी डी में से हम देखें
तो गोपाल कृष्ण गोखले तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1906 में जब नरमपंथी और गरमपंथी अध्यक्ष पद को लेकर के आपस में लड़ने की स्थिति में आ गए तो सबके सर्वमान्य नेता दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया अध्यक्ष कांग्रेस का। और 1907 में गरमपंथी और नरमपंथियों में फिर विवाद की स्थिति आ गई। गरमपंथी ये चाहते थे कि गरमपंथी लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि नहीं, आरबी घोष बने, यानी रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। अंततः गरमपंथियों ने अपने स्वर को नर्म रखा और इनको अध्यक्ष बनाया और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में, सी। ठीक है, तो गरमपंथी कांग्रेस से बाहर चले गए और कांग्रेस पे नरमपंथियों का पूरी तरह से वर्चस्व हो गया। हालांकि इस विभाजन का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस मरणासन स्थिति में पहुंच गई और तब तक उसी स्थिति में रही जब तक कि 1916 में लखनऊ पैक्ट नहीं हो गया, 1916 का अधिवेशन नहीं हो गया, जिसमें कि गरमपंथी और नरमपंथी फिर से एक ही मंच पर आकर के आपस में गले मिल गए। तो 1907 के बाद कांग्रेस को काफी दिनों तक मेहता कांग्रेस कह करके बुलाया गया। अगला, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ढाका में। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और पूर्वी बंगाल में विभाजन इस प्रकार से किया गया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को बहुमत दे दिया गया और अगले ही साल बंगाल विभाजन का तात्कालिक परिणाम दिखा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में। तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक है, तो आइए देख लें। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से शिमला मिला और मुसलमानों के लिए केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों के निर्वाचन में विशिष्ट स्थिति यानी आरक्षण की मांग की, रिजर्वेशन की। ठीक है, क्या कहा लॉर्ड मिंटो ने अपने उत्तर में? यहां से अंग्रेजों की नीति जो 1857 के पश्चात से मुसलमानों को दबाने की चल रही थी, उस नीति को अब अंग्रेजों ने मोड़ दिया कि मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा पक्ष लो। तो पक्षधर बन गए अंग्रेज। तो लॉर्ड मिंटो ने हाथों हाथ कहा कि भारत में मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए मैं आश्वस्त करता हूं। ठीक है, और फिर 1909 का अधिनियम आ गया जिसमें कि पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल मुसलमानों को दे दिया गया। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, ये 30 दिसंबर 1906 को हुआ। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ देख लीजिए। तो लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने लंदन में स्थापित की। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया और 1908 में लीग का अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया गया और इसी अधिवेशन में लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी, जिसे 1909 में स्वीकार कर लिया गया। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। ए, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। बी, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। सी, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन। डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो देखिए, प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, तो वो कौन सी घटना थी? सीधे सीधे उत्तरदायी जिसने भारत के विभाजन की नींव तैयार कर दी। तो देखिए, हम तो 1905 के बंगाल विभाजन को भी मानते हैं कि इसी ने डिफरेंसेस पैदा किया। इसके अतिरिक्त जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के तात्कालिक परिणाम के रूप में हम देखते हैं। और
विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो यहां से 1909 के अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में असल में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, तो धर्म के रूप में ही नहीं अलग हैं, अब ये राजनीतिक रूप से भी दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। तो डी को हम अपना उत्तर मानते हैं कि सबसे ज्यादा यही विनाशक स्थिति रहा। ठीक है, तो 115 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो निम्नलिखित में से लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल पहुंचे, गांधी जी से मिले और उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा उनसे व्यक्त की, और इसके पश्चात ही गांधी जी चंपारण पहुंचे। अगला, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। तो 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो आइए इसकी व्याख्या थोड़ा हम देख लें। तो देखिए किस तरीके से हमने होम रूल आंदोलन को पढ़ा है अपने क्लास में, आप देख सकते हैं इस पूरे एक चार्ट में ही हमने होम रूल आंदोलन को पढ़ लिया है और बड़े विस्तार में। अब आप समझिए कि होम रूल आंदोलन का कारण क्या क्या था। तो हमने बताया कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इससे बहुत संतुष्ट नहीं हुए राष्ट्रवादी। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों का दोहन होना शुरू हो गया, जनता पर उच्च कर लगा दिया गया क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में था, युद्ध के कारण बढ़ी हुई टैक्स के कारण महंगाई बढ़ गई। इसके अलावा तिलक जी मांडले जेल से रिहा हो गए जो 1908 में गिरफ्तार हुए थे, तो वो भी अपनी एक भूमिका खोज रहे थे। इन कारणों ने क्या किया, जन आंदोलन के लिए एक मंच तैयार कर दिया भारत में, और जब मंच तैयार हो गया तो दो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने वाले दो योद्धा आ गए इस मंच पर, जिनके नाम थे एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट। अभी इन दोनों लोगों ने अलग अलग आंदोलन प्रारंभ किया, दोनों होम रूल आंदोलन था। ठीक है, तो तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो इसका मुख्यालय पूना था। कार्य क्षेत्र क्या था, तो कितने एरिया में ये कार्य करते थे, तो ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रांत में, बिहार में और कर्नाटक में ये कार्य कर रहे थे होम रूल लीग। स्थापना कब हुई, 28 अप्रैल 1916। समाचार पत्र मराठा और केसरी। ठीक है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग, इसका मुख्यालय अडियार में, तमिलनाडु। कार्य क्षेत्र शेष भारत, यानी इनसे जो छूट गया, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बिहार, कर्नाटक को छोड़ के शेष भारत। स्थापना 15 सितंबर 1916। समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो आंदोलन अत्यंत सफल हुआ, कई नरमपंथी भी आंदोलन से जुड़े, जैसे मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई, चितरंजन दास, मालवीय जी, जिन्ना आदि। क्यों आंदोलन समाप्त हो गया होम रूल, तो उसका भी कारण है। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर दी कि भारत में उत्तरदायी संस्थाओं का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो मॉन्टेग्यू की घोषणा जो हुई उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद की स्थिति जो है देखी गई। हालांकि एनी बेसेंट ने इन सुधारों को अपनी स्वीकृति दी। इसके अलावा कानूनी मामले के संबंध में तिलक जी लंदन चले गए, तो वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को कह दिया कि ये भारत में अशांति के जनक है। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे मान की बहुत बड़ी हानि की है। करोड़ों भारतीयों का नेता, जिसे करोड़ों भारतीय क्या कहते हैं, लोकमान्य, यानी जो लोगों में प्रतिष्ठित है, लोगों में जिसका विश्वास है, उसको तुम क्या कर रहे हो, भारतीय अशांति का जनक। तो इन सब कारणों से होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि भारत की स्वतंत्रता का, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता हमें भारत माता की मुक्ति के इस युद्ध में हमें आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कितना मतभेद की स्थिति हो गई थी। हरिपुरा में अध्यक्ष बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद त्रिपुरी में तो चुनाव हुआ, गांधी जी उनके अगेंस्ट हो गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपने अभियान का प्रारंभ किया तो आजाद हिंद फौज से उन्हें कहा राष्ट्रपिता, और कहा कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमने जो है भारत के स्वाधीनता का युद्ध प्रारंभ कर दिया है, इसमें हमें आपको के आशीर्वाद की जरूरत है। तो 118 का हमारा उत्तर क्या है? डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो गांधी जी कब, मोहनदास करमचंद गांधी कब महात्मा हो गए? प्रश्न यही है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और खिलाफत आंदोलन के आरंभ में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा कहा गया। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो 3 कठिया का क्या मतलब था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती, किसानों द्वारा 3/21, 3/19, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो देखिए, बहुत से उस क्षेत्र में यूरोपीय नीलहे कहा जाता था। यूरोपीय बागान मालिक जो बड़े बड़े खेत बना लेते थे और उसमें नील का उत्पादन करते थे, और उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया था कि एक किसान जिसके पास 20 एकड़ जमीन है वो 3 एकड़ जमीन पर नील की खेती आवश्यक रूप से करेगा। तो इसे ही 3 कठिया प्रथा कहा गया। ठीक है, तो 120 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो गांधी जी के आंदोलन के बाद चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया, जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। पूछा जा रहा है कौन इसमें नहीं था? तो FG स्लाई तो इस कमीशन का अध्यक्ष ही था, वो हेड था। इसके अलावा DJ रीड भी था, महात्मा गांधी तो थे ही, अनुग्रह नारायण इसमें नहीं थे। तो 121 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो बाबा रामचंद्र जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे वो काफी लोकप्रिय हो गए अवध क्षेत्र में। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध में। ठीक है, आइए थोड़ा इसको देख लें, किसान सभा को। ठीक है, तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। जल्द ही इस किसान सभा के प्रमुख नेता के रूप में बाबा रामचंद्र का उदय हुआ, जो मूलतः महाराष्ट्र के थे। बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया, और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। 1920 ईस्वी में किसान आंदोलन ने खुद को असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया, और 6 जनवरी 1921 ईस्वी को जमींदारों के शोषण, महाजनों कि अत्यधिक मुनाफाखोरी तथा अनाज और कपड़े के मूल्य वृद्धि के विरोध में फुर्सतगंज बाजार में आंदोलन किया। तो 122 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लखनऊ में, पटना में। तो वह जगह लखनऊ थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। तो 123 का हमारा उत्तर है सी, लखनऊ। आइए व्याख्या देखें। तो देखिए, बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ को मिलाकर 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में,
और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए और एनजी रंगा महासचिव चुने गए। इस सम्मेलन की एक उपलब्धि यह भी थी कि इस सम्मेलन को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया और इस सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो वही 1936 के सम्मेलन की बात हो रही है। स्वामी सहजानंद, तो ये तो अध्यक्ष थे। एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया, तो निश्चित रूप से उत्तर है एनजी रंगा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखें किसी भी एग्जाम का, पीसीएस का देख लीजिए, आरओ का देख लीजिए, बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो एनजी रंगा को एकदम अमर बना दिया गया है। अगला, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश से। तो 125 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। तो भूदान आंदोलन भारत में बहुत बड़ा आंदोलन था और इसमें होता क्या था, तो इसमें बड़े बड़े जमींदारों ने स्वेच्छा से अपनी जमीनें छोड़ना प्रारंभ कर दी कि हम जमीनें देते हैं, जो हमारे गांव के भूमिहीन हैं वो हमारी जमीनें ले सकते हैं। इस तरीके से लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जमीनें दान देना प्रारंभ किया। हालांकि जो जमीनें दान दी गई उसका उपयुक्त तरीके से, अच्छे तरीके से वितरण तो नहीं ही हो पाया। ठीक है, अगला, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न ये है। बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एमएन जोशी। तो निश्चित रूप से सी हमारा उत्तर है। लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और एनएम जोशी इसके संस्थापक थे। अगला, रूलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड रिटिंग के काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में, लॉर्ड मिंटो के काल में। तो रोलेट एक्ट पास हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। तो 127 का हमारा उत्तर है सी। अब आइए थोड़ा व्याख्या देखते हैं। रोलेट एक्ट की बात करते हैं। तो रोलेट एक्ट क्या था? तो देखिए 1905 के पश्चात ही भारत में बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी गतिविधियां दिखनी प्रारंभ हो गई। भारत के बाहर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन भारत के अंदर गदर आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है अमेरिका और यूरोपीय देशों से लोग भारत में आने लगे। तो बहुत सारे जो है क्रांतिकारी घटनाक्रम हुए। इस दौरान भारत रक्षा कानून भी प्रारंभ किया गया, लेकिन उसका भी डेट बीतने लगा। तो कुल मिलाजुलाकर जो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रारंभ हो रहा था, यानी हिंसक क्रांति का जो प्रारंभ हो रहा था, उसके प्रसार को रोकने के लिए 1917 में सिडनी रोलेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के सुझाव पर 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, ठीक है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो ये जो रोलेट एक्ट था, इसका पूरा नाम क्या था? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसे ही रोलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, रोलेट एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि सिडनी रोलेट के नेतृत्व में जो कमेटी ने सुझाव दिया था उसी के अनुसार यह हुआ, तो इसे 60 में रोलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, क्या प्रावधान था रोलेट एक्ट में? प्रावधान क्या था? तो ये कुल मिलाकर के प्रिवेंटिव कानून था, यानी अपराध होने से पहले ही कारावास में डालने वाला। तो अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, जब चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते थे। यह प्रावधान इस कानून में किया गया था। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस अपहरण को देख करके भारतीयों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया और इसे क्या नाम दिया? तो इसे कहा कि यह काला कानून है। क्यों है? तो ये वो कानून है जिसमें न तो वकील की आवश्यकता है, न तो अपील की जा सकती है और न ही कोई दलील सुनने वाला है। तो ये क्या है? ये काला कानून है। और इस काला कानून का विरोध करने का प्रारंभ हुआ तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया कि हमें इसका विरोध करना है। पूरे देश में हड़ताल किया गया, काम रोको अभियान चलाया गया, जुलूस और प्रदर्शन प्रारंभ किया गया।
सार्वजनिक विरोध और हिंसा प्रारंभ हो गई। अमृतसर लाहौर में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। गांधी जी के पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसी दौरान 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, तो पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया गया। और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात तुरंत यानी 10 अप्रैल को ही वहां पर स्थिति काफी नाजुक हो गई। पंजाब के नागरिकों ने अपने दोनों नेताओं के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर द्वारा। और इसके पश्चात 13 अप्रैल 1919 को अपने दोनों नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए और जिन पर की बहसी क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। ठीक है, तो हजारों लोग मारे गए। देखिए किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं एक एक चीजों को, किस तरीके से कहानी बना करके। आप देखिए वसी जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाई, हजारों लोग मारे गए, पूरा भारत स्तब्ध रह गया। अंग्रेजी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया, पूरे देश को लकवा मार गया। ये क्या हो गया, ये किस स्थिति में हम रहे, हमारी क्या हालत है कि मतलब एक ब्रिटिश अधिकारी को के मन में आ रहा है और हजारों निहत्थे लोगों को गोली पर चलवा दे रहा है। ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि अपनी लौटा दी। कहा कि अब समय आ गया है कि सम्मान के ये तमगे, नाइट की उपाधि, समय आ गया है जब सम्मान के ये तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंकित करते हैं। अब इन सभी उपाधियों से रहित होकर समय आ गया है कि हम अपने देशवासियों के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। सर शंकर नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की परिषद में ये थे। ठीक है, भारी दबाव में अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया जिसमें कुल 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, सबके नाम यहां लिखा गया है। लेकिन हंटर कमेटी ने पूरा धोखा दे दिया और संपूर्ण मामले पर लीपापोती कर दी। तो कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी गठित की अपनी तरफ से और इस कमेटी में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, सदस्य थे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास एवं पुपुल जयकर। इस कमेटी के पास अधिकार ही क्या था, यह गैर सरकारी कमेटी थी। इसने कहा कि डायर का जो कृत्य था अमानवीय था, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। तो पूरा हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, पूरा जो है इमेज के साथ समझा है, जलियांवाले बाग की स्थिति को समझा है, सारी बातों को हमने समझा है। उधम सिंह की भी कहानी को हमने बड़े विस्तार से समझा है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून। तो निश्चित रूप से इसका हमारा उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 128 का C। अगला, ठीक है, यहां पे जो मैं बोल रहा था थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, यहां पर दिया है नाइट की उपाधि वापस कर दे। और क्या कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो तथाकथित रूप से महत्वहीन माने जाते हैं और अमानवीय अत्याचार सहने को मजबूर हैं। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कारण R, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, ROERO 2021 का ये प्रश्न है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, यह बिल्कुल सत्य है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कारण, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? नहीं, वे असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, यह सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बल्कि निष्ठुर बर्बादी कह करके ये संबोधित किया। जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी उसको इन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा, महात्मा गांधी को पत्र लिखा। ठीक है, तो वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये सही नहीं है। तो सही केवल एक ही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। तो ए सही है किंतु R गलत है, यही हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं
को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। रोलेट अधिनियम, रोलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, अब इसे क्या करना है तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है। तो सबसे पहले तो रोलेट अधिनियम पास हुआ 18 मार्च 1919 को। ठीक है, तो 18 मार्च 1919 इसके विरोध के लिए, इस अधिनियम के विरोध के लिए राष्ट्रव्यापी रोलेट सत्याग्रह का आह्वान किया गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर 1919 में। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखिए कालानुक्रम में, तो सबसे पहले तो रोलेट अधिनियम पारित हुआ, फिर रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ, तो 1-2, तो 1-2 हमें कहां दिख रहा है, केवल हमें बी में ही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को 4, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये बी हमारा उत्तर है। 130 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, तो पढ़ना है लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ लिया गया। अब क्या कहा जा रहा है, कालानुक्रम पता करें, इनका कालानुक्रम क्या है ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए लखनऊ समझौता सबसे पहले 1916 में हुआ, हम जानते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अप्रैल 1919 में। ठीक है, और खिलाफत की घोषणा हुई अक्टूबर 1919 में। ठीक है, तो हमारा उत्तर कैसे हो गया, लखनऊ पहले हुआ 1916, तो 1 पहले होना चाहिए, तो 1 तो 3 में पहले है। ठीक है, कोई लाभ नहीं। 1 के बाद 2 होना चाहिए, तो 1 के बाद 2 कहां है, तो 1 के बाद 2 2 जगह है, ए में भी है बी में है। ठीक है, तो 1 के बाद 2 होना चाहिए और 2 के बाद 4 होना चाहिए, तो 2 के बाद 4 कहां है, तो वो है ए में, तो यही ए हमारा उत्तर है। 131 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, देवरिया में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में। ठीक है, तो निश्चित रूप से चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में। ठीक है, तो गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा स्थित है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चला दी। किसान भड़क गए और उन्होंने थाने को घेर लिया, आग लगा दिया, उसमें 10-12 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, चौरी चौरा घटना। तो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है, तो ए मदन मोहन मालवीय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शौकत अली, डी मोतीलाल नेहरू। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है और आपको गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह के कार्यों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, यह बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तो निश्चित रूप से चौरी चौरा घटना क्रम को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस खींच लिया। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया, तो निश्चित रूप से इस स्थगन का क्रांतिकारियों द्वारा भी विरोध किया गया, मोतीलाल नेहरू द्वारा भी विरोध किया गया, CR दास द्वारा भी विरोध किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी विरोध किया गया। हालांकि उस समय तक उनका कद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
अभी कम ही था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही हमारा उत्तर है 134 का बी। ठीक है, आइए, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा वो यहां पे लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। एक लोकप्रिय एवं युवा कांग्रेसी नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा, कोई भी न समझ सका कि महात्मा ने चौरी चौरा की विच्छिन्न घटना का प्रयोग सारे देश के आंदोलन का गला घोट देने में क्यों किया। ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब आंदोलन को वापस ले लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। महात्मा जी के प्रमुख सहयोगी, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, महात्मा जी के प्रमुख सहयोगी सी आर दास गुरु भी थे सुभाष चंद्र बोस के, तो वो लिख रहे हैं नेताजी बोस कि महात्मा जी के प्रमुख सहयोगी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय, जो इस समय जेल में थे, भी इस सामूहिक खिन्नता में भागीदार थे। मैं उस समय देशबंधु चित्तरंजन दास, इन्हीं को, सी आर दास को, तो मैं उस समय देशबंधु के साथ था और मैंने देखा कि वे महात्मा गांधी के इस निर्णय से बहुत क्रोधित और दुखी थे। प्रमुख गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक का न्याय है। और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। अगला, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। तो स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। आइए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। ठीक है, देखिए, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चला, वो असल में एक ऐसी छतरी बन गया, वो एक ऐसी छत बन गया कि जिसके नीचे अनेकों विचारधाराएं एक साथ कार्य कर रही थी। तो उसमें वामपंथी भी थे, उसमें दक्षिणपंथी भी थे, उसमें क्रांतिकारी भी थे, उनमें अहिंसक भी थे, हिंसक भी थे। तो बहुत तरह के लोगों का एक जमावड़ा था जिसे हम अहिंसक आंदोलन, असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही गांधी जी द्वारा बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को वापस खींचा गया, वैसे ही वो छतरी हट गई, और जैसे ही वो छतरी हटी, हमें अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिली। तो दो विचारधाराएं तो कांग्रेस के अंदर ही दिखी। कौन कौन सी? तो एक जिन्हें कहा गया यथास्थितिवादी यानी नो चेंजर, और दूसरे को कहा गया परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर। ये कांग्रेस के अंदर नो चेंजर कौन थे? तो नो चेंजर थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम ए अंसारी। प्रो चेंजर कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यथास्थितिवादियों ने यानी नो चेंजर ने क्या कहा? रचनात्मक कार्य करो, गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्य बताए हैं वो करो। क्या इसका मतलब? खादी को बढ़ावा दो, अस्पृश्यता का निवारण करो, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाओ, शराब का विरोध करो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, स्वदेशी का प्रचार करो, और लोगों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करो जो गांधी जी के नेतृत्व में चलेगा। और विधान परिषदों का बहिष्कार करो, चुनाव मत लड़ो। अंग्रेजी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, हम अंग्रेजी सरकार के द्वारा कराए जा रहे चुनाव में भाग नहीं लेंगे। दूसरी तरफ प्रो चेंजर ने कहा विधान परिषदों में प्रवेश करो, तो इन्होंने कहा विधान परिषदों का बहिष्कार करो, इन्होंने कहा विधान परिषदों में घुसो, विधान परिषदों को ही अपने संघर्ष का केंद्र बना दो। जब आंदोलन चलाने की स्थिति नहीं है तो चुनाव लड़ो, विधान परिषदों में घुसो और विधान परिषदों को संघर्ष के एक मोर्चे के रूप में प्रयोग करो। तो विधान परिषद का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष हेतु करो। तो जब इस गुट ने नहीं मान्यता दी तो ये अंत में स्थिति बनी कि भैया कांग्रेस के अंदर रह करके ही एक दल बनेगा जो कि चुनाव लड़ेगा। क्या नाम था इसका? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे 60 में हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। 1930 में इसकी स्थापना हुई। कौन नेता था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये कांग्रेस के अंदर हो गया। कांग्रेस के बाहर क्या क्या दिखा? तो राजनीतिक दिखे क्रांतिकारी, समाजवादी, साम्यवादी, मजदूर संगठन। और कौन दिखा? तो आक्रामक क्रांतिकारी दिखे जिन्होंने HRA बनाया, HSRA बनाया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि
क्रांति ही सर्वोत्तम मार्ग है, अभी कर दो। ठीक है, तो इस तरह असहयोग आंदोलन के बाद विभिन्न विचारधाराएं भारत में देखने को मिली, तो स्वराज पार्टी का यहीं से जन्म हुआ। यहां पर पूरा देखिए, इसी तरीके से टाइमलाइन से हम पढ़ते हैं, सभी घटनाओं को हम एक क्रम से समझते हैं, कुछ भी भूलने की स्थिति नहीं होती। इतना जल्दी भी मैं बता रहा हूं तब भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए यहां पे कैसे टाइमलाइन बनाया गया है, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस में भ्रम की स्थिति हो गई। तो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ 1922 में। अध्यक्ष थे CR दास, महामंत्री थे ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस की राय परिवर्तन विरोधी तथा परिवर्तनवादी में विभाजित, नो चेंजर और प्रो चेंजर में विभाजित। कांग्रेस से CR दास और ML नेहरू का इस्तीफा। मार्च 1923 में कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वराज पार्टी का गठन, CR दास अध्यक्ष और महामंत्री ML नेहरू। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए। स्वराज पार्टी ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया और 101 में से 42 सीटें जीत ली स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी ने विधान परिषद के अंदर बहुत अच्छे से संघर्ष जो है चलाया, और स्वराजियों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाना। ठीक है, उसके बाद देश में सांप्रदायिक शक्तियों का उदय हुआ, अनेक दंगे, और मोतीलाल नेहरू पे बहुत तरह का आरोप लगाया गया। ठीक है, और इसी दौरान जून 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी कमजोर हो गई। CR दास के जाते स्वराज पार्टी कमजोर, और सहयोगियों यानी मालवीय जी और लाला जी ने साथ छोड़ दिया। 1926 में विधान परिषदों से स्वराजियों का इस्तीफा हो गया। विधान परिषदों को चुनाव को लेकर स्वराज पार्टी की राय फिर विभाजित हो गई। अब स्वराज पार्टी की भी राय विभाजित हो गई। 1926 के विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का बुरा प्रदर्शन हुआ, और 1930 के लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सबीना अवज्ञा की घोषणा ने स्वराज पार्टी का अंत कर दिया। ये पूरी स्टोरी स्वराज पार्टी की। अगला, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? श्री हरि सिंह गौर A, B विट्ठल भाई जे पटेल, C वल्लभ भाई जे पटेल, D पुरुषोत्तम दास टंडन। तो वल्लभ भाई पटेल जो कि नो चेंजर थे, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई जे पटेल प्रो चेंजर थे, यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो 136 का जो हमारा उत्तर है वो है B। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो 137 का हमारा उत्तर है D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कथन A, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण R, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। और साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग बनाया गया जाएगा। लेकिन वो आयोग 10 वर्ष के बजाय थोड़ा पहले ही 1927 में ही बना दिया गया। जॉन P साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन बनाया गया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। और इसमें एक भी भारतीय न होने से भारतीय भड़क गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत के संवैधानिक विकास क्रम का निर्णय करने वाली, भारत के जनता के भाग्य का निर्णय करने वाली एक पूर्ण रूपेण विदेशी संस्था या अंग्रेजी संस्था कैसे हो सकती है? मतलब आपको बात करना है भारत की, भारत के संवैधानिक विकास क्रम की आप बात करेंगे, और आप सारे के सारे अंग्रेज करेंगे, इसमें भारतीय ही नहीं रहेंगे। तो यह कहा गया कि नहीं, साइमन कमीशन का उसके पूर्ण स्वरूप में बहिष्कार होगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार ही इसीलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, और इसलिए ए हमारा सही है उत्तर। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, अब यहां पर देखिए, एक बार आपको जो है थोड़ा सा इसका भी डिटेल दे देना चाहूंगा। अब इतना हम लोग समझ रहे हैं तो ये भी समझ ही लें पूरी कहानी। ठीक है, तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में है। इसके बाद
प्रारंभ हो गया रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा, और इसके बाद 1922 से लेकर 1927 तक हमें क्या दिखा, अनेक धाराएं और ठहराव का काल। तो कोई नो चेंजर है, कोई प्रो चेंजर है, तो अनेक धाराएं दिखी। और इससे क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो सुसुप्त अवस्था में चला गया। राष्ट्रीय आंदोलन में कोई दम नहीं रह गया, स्थिति एकदम सुसुप्त अवस्था की आ गई। लेकिन उसमें करंट का जो काम किया वो साइमन कमीशन की घोषणा ने किया। एकाएक जो है सबकी बैटरी को साइमन कमीशन ने चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा, ये स्पार्क था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वैधानिक आयोग की एक घोषणा की गई। 8 नवंबर 1927 को भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच हेतु भारत विधिक आयोग साइमन कमीशन का गठन किया गया। कुल 7 सदस्य इसमें थे। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय के ना होने से देशवासी अत्यंत नाराज हो गए। देखिए कैसे हम लोग स्टोरी की तरह चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का निर्णय प्रत्येक स्तर व प्रत्येक स्वरूप में कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, और लगभग सभी दलों द्वारा साइमन कमीशन का उग्र विरोध किया गया, और नारा क्या दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसी बीच साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए लाहौर में लाला जी के सर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा डंडा बजाया गया था, और उसके पश्चात मृत्यु हो गई लाला जी की, ठीक है। इसके अलावा इसी समय भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड जो था उसने चुनौती दिया कि ठीक है, आपको लगता है कि हम नहीं ठीक कर रहे हैं, तो हम आपको चुनौती देते हैं कि जो संविधान सबको स्वीकार हो वो संविधान आप खुद ही बना लीजिए। लॉर्ड बर्कनहेड ये जानता था कि भारत इतना विभाजित हो गया है हिंदू मुसलमान में कि कभी भी भारतीय स्वयं के लिए कोई संविधान नहीं बना पाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कभी भी ये सहमति नहीं बना पाएंगे। और यही सच में हुआ ही, जिन्ना ने पूरा अपनी 14 सूत्री मांग रख दी, ठीक है। तो इस चुनौती को यह कहा गया कि हम स्वीकार करते हैं, हम बनाएंगे, ठीक है। हालांकि दिक्कत तो इसके बाद हुई। तो फरवरी मई 1928, फरवरी और मई 1928 के दौरान दिल्ली और मुंबई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। दिल्ली में फरवरी में, मई में मुंबई में। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी बना दी गई कि भैया संविधान पर काम करो। तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, ठीक है। क्या था इसमें, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। कुल 19 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था इसमें। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को, तो सेपरेट इलेक्टोरल को हटा दिया गया। जिस तरह से आज रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST को, वो वाला रिजर्वेशन की बात हुई। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई, और केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, इसकी बात हुई, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, दिसंबर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी। नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई सर्वदलीय सम्मेलन में। सर्वदलीय मतलब सारे दलों का सम्मेलन। उसके बाद जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी, वो अलग विषय। लेकिन अभी हम यहां पे आते हैं। जैसे ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, 2 नेताओं ने इसका तीव्र विरोध किया। कौन कौन थे वो, तो एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि महात्मा गांधी, अब ये डोमिनियन स्टेटस मांगने का समय नहीं है, अब पूर्ण स्वाधीनता से कम पर हमें कोई समझौता नहीं करना है। डोमिनियन स्टेटस का एक समय था, तो डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे थे, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन को उखाड़ करके हमें फेंक देना है भारत से, हमें अब डोमिनियन वगैरह नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने समझाया, सबने समझाया कि देखिए बड़ी जो है मुश्किल से डोमिनियन स्टेटस पर सहमति बनी है, ऐसे में हमें ब्रिटिश सरकार को 2 साल का मौका देना चाहिए। तो इन नेताओं ने कहा कि नहीं, 2 साल नहीं, बहुत है 2 साल। तो कहा कि 1 साल का हम मौका देते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस हमें प्रदान कर दे। अगर नहीं देगी ब्रिटिश सरकार 1 साल के अंदर हमें डोमिनियन का स्टेटस, तो हम पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी लेना स्वीकार नहीं करेंगे। यही दिया है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत कर लिया कांग्रेस ने, सर्वदलीय सम्मेलन ने अस्वीकृत कर दिया था। कांग्रेस का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस घोषित किया गया, और भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने हेतु सरकार को 1 वर्ष का मौका दिया गया।
और ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया तो फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। अगला, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी की उपाधि निश्चित रूप से लाला लाजपत राय। 139 का हमारा उत्तर है सी। ठीक है। अगला, 1926 में गठित नौजवान सभा का आरंभिक सदस्य कौन नहीं था? आप देखिए ये प्रश्न निश्चित रूप से कठिन है और ये लेटेस्ट आरओ में पूछा गया। पंजाब नौजवान भारत सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई। अब ये जो संगठन है इससे जुड़े हुए मतलब इससे जुड़े हुआ बहुत सारा आलेख आपको नहीं मिलेगा, इंटरनेट वगैरह पे भी सामग्री नहीं। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि यह प्रश्न निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन कुल मिलाकर के अंबिका चक्रवर्ती इसका उत्तर है। लेकिन यह प्रश्न कठिन है क्योंकि नौजवान भारत सभा के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ मिलता नहीं है। अगला, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ए एमएल नेहरू ने, बी जे नेहरू ने, सी आरके नेहरू ने और डी बीएल नेहरू ने। तो कुल मिलाकर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। 141 का उत्तर ए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस का लाहौर अधिनियम जो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यह सम्मेलन ऐतिहासिक था क्योंकि डोमिनियन स्टेटस के लिए सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया था, वो 1 वर्ष बीत गया था। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और यह भी तय किया गया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से यह प्रारंभ हुआ और प्रत्येक वर्ष जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल गई तब तक 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, जहां पर कि लोग इकट्ठा होते थे और ये कसम खाते थे कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ए भारत की विदेश नीति की घोषणा, बी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी और अस्पृश्यता उन्मूलन। तो देखिए पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा तो हुई ही, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की बात तो ही हुई ना कि अब पूर्ण स्वराज की घोषणा आपने कर दिया तो अब उसको आपको पाना है ना, यही ना आपने लक्ष्य तय किया, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए कार्य क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये सब गांधी जी के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये हुआ। तो अस्पृश्यता उन्मूलन का विषय इसमें नहीं था। तो 143 का उत्तर है हमारा डी। अगला, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931। तो 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो काल क्रमानुसार इसको रखना है। तो देखिए इन सब घटनाक्रमों में पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले हुई और यह हुआ दिसंबर 1929 में। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 इसका हमारा उत्तर है। इसके बाद पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा तो हो गई, तो इसको पाने के लिए क्या किया जाएगा? तो यह तय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगा। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। 12 मार्च से ये चले दांडी के लिए और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके दांडी में इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। इसके बाद इसी दौरान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया कांग्रेस के न भाग लेने से। ब्रिटिश सरकार पर दबाव था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भी भाग लेना चाहिए, तो इरविन प्रयासरत हो गया। अंततः गांधी इरविन समझौता हो गया
5 मार्च 1931 को, और गांधी जी ने तय कर लिया कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि भारत के जो प्रतिनिधि गए थे वो अपनी जाति की बात कर रहे थे, वो अपने धर्म का बात कर रहे थे, और कुल मिलाकर के देश के हित को पीछे रखकर वो सब अपने अपने निजी स्वार्थों की बात कर रहे थे, अपने अपने समाजों की बात कर रहे थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए, और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तभी रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, और हिंदुओं से अलग दलितों को एक आइडेंटिटी के रूप में खड़ा किया गया, और दलितों को भी, जैसे मुसलमानों को, जैसे सिखों को, उसी तरह से दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया, यानी उन्हें भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया और आमरण अनशन पर चले गए। अंततः गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हस्ताक्षरित हुआ। तो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा? तो दिसंबर 1929, 3 सबसे पहले होना चाहिए, तो 3 देखिए सबसे पहले ए में है, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, 2 वक्तव्य है। पहला, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, निश्चित बात है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो। पहली चीज तो यह है कि जैसे ही पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई, महात्मा गांधी अब विषय तलाश रहे थे किस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जाए। उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे गवर्नर को रखी, जिसमें से एक ये भी था कि नमक पर कर की दर को कम किया जाए और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए। चूंकि गांधी जी को यह लगता था कि जो व्यक्ति पूर्ण स्वराज जैसे भारी भरकम शब्द को न समझ पाएगा, उसके अर्थ को न समझ पाएगा, वो भी नमक को लेकर के सेंसिटिव है, वो भी नमक को समझता है कि गांधी जी नमक सस्ता करने की बात कर रहे हैं, मुफ्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी एकाधिकार तोड़ने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी जो चाहे नमक बनाना तो वो नमक बनाने दिया जाए, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ था, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस मुद्दे से प्रभावित हो सकता था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी ने नमक को चुना। तो गांधी जी ने यही कहा था कि एकाधिकार नमक पर जो सरकार का है वो समाप्त हो जाए, इसमें कर भी समाप्त हो। तो ये नहीं कहा था कि मुफ्त उपलब्ध हो, तो ये गलत है। तो कथन ए सही है, तो ए सही है, आर गलत है। 146 का हमारा जो उत्तर है वो है सी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो काफी टफ टास्क आ गया, चलिए देखते हैं। तो देखिए, दांडी यात्रा तो गांधी जी की हुई 12 मार्च 1930 में और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे, ठीक है। इसके बाद पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा हुई मैकडोनाल्ड की, ठीक है। तो 16 अगस्त 1932, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें से सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले इसमें से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें सबसे पहले जो है दांडी यात्रा प्रारंभ हुई, ठीक है, दांडी यात्रा। तो ए पहले होना चाहिए, तो ए तो पहले है 3 ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, दांडी यात्रा के बाद क्या होगा? तो दांडी यात्रा के बाद गांधी इरविन का समझौता हुआ। तो दांडी यात्रा और गांधी, तो 1 के बाद 4 होना चाहिए, तो 1 के बाद 4 केवल डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है?
महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये सही नहीं, इनको सजा दी गई थी और ये दूसरा सही है। तो केवल 2 सही है, तो केवल देश सही है। तो 148 का हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो नमक सत्याग्रह को प्रारंभ करने ते समय गांधी जी को आशंका थी कि रास्ते से ही हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने पहले से ही अब्बास तैयब जी को जिम्मेदारी दी थी कि हमारे बाद आप आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अगला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो 150 का उत्तर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 50 प्रश्नों को हमने देखा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।